क्या आपने कभी आइस क्यूब को पिघलते हुए देखा है? यस, आइस क्यूब को पिघलते हुए देखा है। कैसे थोड़ी ही देर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो फ्लावर है वो फ्लावर वर्ड से कैसे वो इस तरह से फ्लावर खिल जाता है फिर, है ना। पहले वो बर्ड होता है छोटा सा एंड देन वो खिल जाता है। या फिर जो अगर हम फ्रिज से ठंडे पानी की बॉटल निकालते हैं तो किस तरह से उस बॉटल पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हमें बाहर की तरफ दिखाई देती है ना। तो क्या आपने कभी अपने आसपास इस तरह के चेंजेस को नोट किया है? जैसे बनाना होता है, जब हम लेके आते हैं तो वो येलो येलो होता है, लेकिन आफ्टर 2 डेज और 3 डेज उसके ऊपर ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह एक चेंज है ना, बनाना में चेंज हो रहा है। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्या है? फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज, है ना। सो यही आपके चैप्टर का नाम है, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल और केमिकल। सो आज हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल है या केमिकल है। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू अवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल, क्लास 7, क्यूरियोसिटी। यस, साइंस की टेक्स्ट बुक में आपका ये चैप्टर है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बच्चे हैं इनके माइंड में जो ये घूम रहा है कि ये चेंजेस है, ये किस तरह के चेंजेस है, तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको पूछा गया है कि शायद आपने आसपास हो रहे इन चेंजेस को ऑब्जर्व किया हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जैसे ये देखो आपके आसपास ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। तो जो आइस क्यूब्स है वो जब मेल्ट होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, मतलब उसकी क्या चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है ना। जो पानी होता है वो 3 स्टेट में होता है। कौन से स्टेट? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, है ना। जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है ना। तो तीनों स्टेट में होती है। अब यहाँ पे वो आइस है और आइस जब मेल्ट होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो क्या चेंज हुई यहाँ पे? उसकी स्टेट चेंज हुई। ओके, एंड देन चॉपिंग वेजिटेबल। जब हम वेजिटेबल को कट करते हैं तो क्या चेंज होता है वेजिटेबल में? उसका शेप चेंज होता है ना। और क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है और साइज चेंज हो जाता है वेजिटेबल का। ओके, एंड देन बॉइलिंग वाटर। जब वाटर को बॉईल करते हैं तो यहाँ पे भी वाटर की स्टेट चेंज हो गई। वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, है ना। सो यहाँ पे क्या चेंज हुई? स्टेट चेंज हो गया वाटर का। ओके, एंड देन मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। जब हम कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है कॉर्न में? देखो, कॉर्न का जो पहले स्मेल होगा और जो पॉपकॉर्न बनने के बाद स्मेल होगा वो चेंज होगा। तो स्मेल लिख सकते हो, साइज भी चेंज हो जाएगा, है ना, साइज चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये किस तरह का चेंज है? चलिए आगे देखते हैं। कटिंग पीस ऑफ अ पेपर, यानी कि जब हम पेपर के एक पीस को कट करते हैं तो वो किस तरह का चेंज होता है? तो पेपर तो सेम रहता है बट पेपर को कट किया हमने तो उसकी साइज में चेंज हो जाता है ना। साइज में चेंज होता है एंड एंड किस में चेंज होता है? शेप में चेंज हो जाता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट है एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? हमने उसमें सेकंड चैप्टर में किया था रोज वाटर एक्सट्रैक्ट, है ना। चेक किया था रिएक्शन। सो किसी भी चीज का जब हम उसका वाटर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बीट रूट, तो बीट रूट का जो जूस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। तो उसमें जब अगर हम वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे कलर चेंज। ओके, क्या चेंज होगा? कलर चेंज होगा। एंड देन बर्निंग वुड, यानी कि जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पूरा सब्सटेंस ही एक नया राख बन जाएगी, मतलब न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो उसमें क्या चेंज होगा? सब्सटेंस हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो वुड है उससे एक नई चीज बन जाएगी, है ना, राख बन जाएगा वो। एंड ड्राइंग वेट क्लॉथ्स। जो वेट क्लॉथ्स हैं जब वो सूख जाएंगे तो पानी का स्टेट तो चेंज हो जाएगा लेकिन क्लॉथ्स
पानी तो जो है वो वेपर बन जाएगा, और जो क्लॉथ्स हैं उनकी भी साइज में चेंज हो जाएगा, अपीयरेंस में चेंज होगा, है ना। एंड मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, जो डो होता है यानी जो आटा होता है, जब उससे छोटी छोटी लोई बनाएंगे तो भी क्या चेंज होगा, तो भी साइज में चेंज हो जाएगा और शेप में चेंज हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें चेंज होगी। और फिर जब वो छोटी छोटी बॉल्स से हम चपातीज बनाएंगे तो भी क्या होगा, साइज में ही चेंज होगा और शेप में चेंज होगा, है ना। रहेगा तो वो आटा ही। ओके, अब देखो दूसरी चेंजेस जो आप अपने आसपास देख सकते हो, यहाँ पे आने अदर में आप वो लिख सकते हो। अब आगे आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये देखो, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट दीज चेंजेस कुड बी इन साइज, शेप, स्मेल और प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह के चेंजेस हैं, ये चेंजेस आप जो अभी आपने आसपास देखा तो ये किस तरह की चेंजेस हैं, वो स्मेल में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, स्मेल साइज चेंज हो रहा है ना, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। बट हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कैसे कर पा रहे हैं, हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपनी जो सेंसेस है ना। हमारे पास 5 सेंसेस होती है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं, है ना। सो साइट, एंड हम स्मेल कर सकते हैं। सो स्मेल के लिए हमारे पास है नोज। सो साइट, स्मेल, टच, हियरिंग्स, टेस्ट, इन सारी चीजों को हम अपने सेंस ऑर्गन से मतलब फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो ये जो चेंजेस है, क्या हम इसको किसी कैटेगरी में अरेंज कर सकते हैं कि किस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कैसे अरेंज करेंगे कैटेगरीज में। चलिए ट्राई करते हैं कि किस तरह से अरेंज होगा ये। So next topic is a substance may change in appearance but remain the same। यानी एक ऐसी वस्तु जो हमें दिखने में तो वो अलग चेंज लगे उसमें, बट वो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट है क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर, यानी पेपर से इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पेपर से अलग अलग चीजें बनाएंगे तो आपको ये देखने में तो सभी अलग लग रहे हैं, है ना, सभी का शेप, साइज सब अलग है, डिजाइन अलग है, बट एक्चुअल में जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा पेपर, वो है तो पेपर ही, है ना। अगर हम अनफोल्ड करें तो हमें वो चीज वापस मिल रही है, पेपर, है ना। एंड देन सेकंड है आपका यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है प्लेइंग विद अ बलून, यानी बलून आपको लेना है, उसमें हवा भरनी है और फिर उसको हवा को रिलीज कर देना है। तो क्या आपको बलून वापस मिलेगा, जब आपने बलून में हवा भरी थी तो उसका शेप चेंज हो गया था, है ना, बड़ा हो गया था बलून, और फिर जब उसमें से हवा निकल गई, रिलीज हो गई, तो आपको बलून वापस मिल गया। यानी जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है बलून, वो तो सेम आपको वापस मिल गया, है ना। एंड जैसे आपको एक बार और आपको ये एक्टिविटी करनी है, उसमें हवा भरनी है और फिर उसमें एक पिन से बलून में छेद कर देना है, तो क्या होगा, वहां से हवा निकल जाएगी बट बलून तो आपको वापस मिल जाएगा ना, है ना। एंड देन नेक्स्ट आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है चौक का, यानी आपको क्या लेना है, एक चौक लेना है छोटा सा और फिर उसको क्रश कर देना है। ठीक है, जब आप उसको क्रश कर दोगे तो क्या चौक की मतलब साइज चेंज हुआ, अपीयरेंस चेंज हुआ, बट एक्चुअली में तो वो चौक ही है ना। हम उसको दोबारा से गीला करके उसको रोल करके चौक स्टिक बना सकते हैं। ओके, सो ये जो सारी चेंजेस हमने देखी ए बी सी, इन सब में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इन सब में क्या सिमिलरिटीज है कि ये सारी जो चीजें हैं, ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल सच एज पेपर, रबर शीट ऑफ द बलून एंड चॉक रिमेन द सेम। यानी कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है चॉक, पेपर और बलून, वो क्या है, सभी सेम ही रहता है। हाँ, उनके अपीयरेंस में यानी शेप और साइज में चेंज आ जाता है, बट एक्चुअल में वो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम, आपको जो ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी की टेक्स्ट बुक में आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, है ना। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो वाटर है वो अपीयरेंस चेंज होती है उसकी, यानी वाटर को अगर आप फ्रीज कर दो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो मेल्ट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वेपर यानी गर्म करो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर है, वही अपनी स्टेट चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सेम है, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे हमने ये जो तीनों एक्टिविटी करी जिसमें हमने बलून, पेपर और चौक का यूज किया, है ना। सो ऐसे चेंजेस जो क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे है
वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यानी कोई नई चीज नहीं बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है, जैसे कि पेपर तो सेम है, वाटर वही है ना। So such changes in which only physical properties like shape, size and state of substances change are called physical change। यानी कि ऐसे changes जिसमें ऑब्जेक्ट की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि शेप, साइज और उस जो वस्तु है उसका स्टेट चेंज हो रहा है ना, यानी जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का फिजिकल और केमिकल चेंज, तो उसमें फर्स्ट जो है फिजिकल चेंज, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल चेंज क्या है, यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी कोई ऐसी वस्तु है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ साइज और शेप में चेंज होता है, बल्कि उस सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर इस तरह से कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि हमने ऊपर देखा बलून या फिर पेपर का कटिंग करके कुछ बनाना या फोल्ड करके, है ना, तो उसमें पेपर तो सेम ही है, बलून तो सेम ही है, बस साइज और शेप में चेंज हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। एक वस्तु जो दिखने में चेंज हो रही है बट वो सेम भी नहीं रह रही है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है वो, किस तरह का चेंज है जिसमें ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। देखो, आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है, 2 ग्लास टम्बलर, यानी कि 2 आपको ग्लास लेने हैं, ठीक है, और एक में क्या करना है, 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर टैप वाटर। यानी एक में आपको क्या करना है, ये देखो ये एक बच्चा है, इसमें ग्लास में इसने क्या लिया है, टैप वाटर लिया है, और दूसरे ने ग्लास में क्या लिया है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, ये भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था एसिड बेस वाले चैप्टर में, है ना। सो लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी होता है, ठीक है। सो इसने एक गिलास में क्या लिया है, चूने का पानी लिया है, और फिर आपको क्या करना है, स्ट्रॉ का यूज करके पानी में फूंक मारनी है। तो जो पानी है, वाटर है, टैप वाटर, इसमें क्या होंगे, बबल्स आएंगे, और ये जो लाइम वाटर है इसमें क्या होगा, लाइम वाटर में आपको ये जो लाइम वाटर है ये व्हाइट होता दिखेगा। यानी ये जो पानी है ना, ये जैसे दूध का कलर व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, जैसे दूध होता है वैसे ही आपको ये दिखेगा, ठीक है। सिंपल सी एक्टिविटी है, आप ये चाहो तो कर सकते हो घर पे, ठीक है। तो आप ये करके देखना, ठीक है। देखो आप क्या नोटिस करोगे ना, जो ग्लास टम्बलर होता है, जब उसमें हम एयर ब्लो करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बबल्स में कन्वर्ट होगा, यानी इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना। बट वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वाटर तो वाटर ही रहेगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी। बट जब हम लाइम वाटर में हवा ब्लो करते हैं, यानी जब उसमें फूंक मारोगे आप स्ट्रॉ से, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की क्लाउडी हो जाएगा, है ना, उसका कलर जो है वो व्हाइटिश शुरू हो जाएगा होना, ठीक है। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, a white substance settles down at the bottom of the glass tumbler, indicating something new has formed। यानी कि जब ये जो लाइम वाटर है इसमें आपने फूंक मारा तो ये क्या हो गया, व्हाइटिश कलर हो गया, क्लाउडी हो गया, मिल्की हो गया। लेकिन थोड़ी देर जब आप इसको रहने दोगे, सेटल छोड़ दोगे, तो जब ये सेटल हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि बॉटम में कुछ नई चीज उसमें बन चुकी है, ठीक है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा नई चीजें फॉर्म हो जाए, तो इस तरह की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया, इसमें कुछ सेटल डाउन होने पर आप देखोगे नीचे व्हाइट व्हाइट कुछ जमा हो रहा है, तो ये जो नई चीज बनी है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनी है, और इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट, यानी कि हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या, मतलब एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में, यानी जब आप फूंक मार रहे हो तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी ना, और जो लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, इट मीन्स ओके
जस्ट अ मिनट, ओके। हमने लाइम वाटर में क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस, व्हाइट कलर का न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है, इनसॉल्युबल है इन वाटर, यानी वो पानी में घुल नहीं सकता, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद सेटल होने के बाद आपको वो नीचे दिखेगा, ठीक है। द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की अलोंग विद दिस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी फॉर्म होता है, यानी थोड़ा सा पानी भी बनता है, ठीक है। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज, यानी कि जो नई चीज बनी, क्या बनी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट व्हाइट चीज बनी नई, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनी, है ना, तो एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और ये जो रिएक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब नई चीज बनती है ना, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द शॉर्ट फॉर्म एज केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल चेंज है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के तौर पर, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये देखो, अब यहाँ पे हमारा है लाइम वाटर, जिसका हम साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, लाइम वाटर को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला कैल्शियम यानी Ca, और हाइड्रोक्साइड यानी OH2, ठीक है। ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स किया, यानी जब हम फूंक मारी उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और थोड़ा सा वाटर बना, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, CaCO3, इसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। चलिए, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्क इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ये लाइम वाटर है, ये मिल्की हो गया ना, इसका यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम ये लाइम वाटर का जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया, इसका यूज करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर किचन, यानी हमारे किचन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको विनेगर चाहिए, अगर विनेगर नहीं है तो लेमन जूस, ये तो सबके घर में मिल जाता है ना, और बेकिंग सोडा, आपको ये चीजें चाहिए। या तो विनेगर ले लो या लेमन जूस ले लो, दोनों ही एसिड है ना। और या फिर आपको सेकंड चीज क्या चाहिए, इस दोनों में से कोई एक ले लो, एंड देन बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट आ गया यानी CO3, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा तो सबके घर में होता है। अब आपको क्या करना है, जब आप विनेगर में या लेमन जूस में बेकिंग सोडा डालोगे ना, तो फिजिंग बबलिंग साउंड आपको सुनाई देगी ना। कैसी होती है ये फिजिंग बबलिंग साउंड, जैसे कि हम कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, उसकी बॉटल को जब आप ढक्कन को ओपन करते हो, तो कैसे वो उसमें से छोटी छोटी बबल्स बन के ऊपर की तरफ आता है ना, तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसमें से गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी। अब ये जो गैस फॉर्म हो रही है बबल की फॉर्म में, इसको क्या करना है, इसको पास कर देना है दूसरे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैप्ड इन अनदर टेस्ट ट्यूब, यानी कि ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें लाइम वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस फॉर्म हुई, जो फिजिंग साउंड आ रही थी, यहाँ से इसको इस तरह से इस दूसरी बॉटल में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। सो जब आप इसको दूसरी वाटर में ट्रांसफर करोगे ना, तो जो लाइम वाटर है वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की, यानी वो भी व्हाइटिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से ये चीजें नहीं है ना, तो सिंपल ये बॉटल तो सबके पास मिल जाती है ना, ये बॉटल, और फिर बॉटल में थोड़ा सा होल करके ये स्ट्रॉ डाल के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। एक बॉटल में आपको क्या डालना है, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है। विनेगर डाल लो, सॉरी, विनेगर और लेमन जूस, दोनों में से कोई एक डालना है,
और फिर उसमें आपको क्या डालना है, बेकिंग सोडा। जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालोगे ना तो वो बबलिंग और वो फिजिंग साउंड यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो गैस यहाँ पे बन रही है वो इस पाइप के थ्रू इसमें डालना है, जो इसमें क्या है, इसमें लाइम वाटर है। तो आप देखोगे ये जो लाइम वाटर है ये ज्यादा व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिंस a new substance carbon dioxide is formed in this reaction, ठीक है। इस रिएक्शन में कौन सी गैस फॉर्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। वी सी दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड हियर एज वेल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने क्या क्या लिया था, विनेगर, ठीक है, और बेकिंग सोडा, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया, पहले विनेगर लिया फिर बेकिंग सोडा उसमें ऐड किया, तो कौन सी गैस फॉर्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस। अब जो दूसरी अदर सब्सटेंस है वो क्या है, वो आपको नहीं जानना है, आपको यहीं तक बस पता होना चाहिए कि मेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, और बट आपको ये अदर सब्सटेंस भी लिखना पड़ेगा। जब आपको ऐसा बोला जाए ना कि रिप्रेजेंट करना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अदर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। आप यहाँ पे विनेगर की जगह लेमन जूस भी लिख सकते हो, ओके। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये आपको बेकिंग सोडा और वाटर इसके साथ भी करके देखना है, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, यानी कुछ दूसरे प्रोसेस भी होते हैं केमिकल चेंज में जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फर्स्ट वन रस्टिंग, रस्टिंग भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन को, लोहे को नमी भी मिलती है, यानी थोड़ा सा मॉइस्ट वाटर मिल जाए या फिर वाटर और हवा अगर दोनों मिल जाए, तब तो इसमें जो ब्राउन ब्राउन सा कवरिंग होता है वो क्या होता है, जंग लगना उसको बोलते हैं, है ना, रस्टिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रस्ट फॉर्म होता है, a new brown colored substance called rust is formed. This rusting is also a chemical change. तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ये जो रस्टिंग हो रहा है लोहे में, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, ओके। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, यानी इस लोहे में ये जो ब्राउन ब्राउन से नई चीज बनी है, तो नई एक चीज बनी है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो क्या है ये, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, वही जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन वो सेम रहता है। बट केमिकल चेंज में यहाँ पे लोहे के पास हमें ब्राउन ब्राउन सा आपको कुछ एक न्यू सब्सटेंस दिखेगा, सो इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज कंबस्टन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंबस्टन। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। आपको याद होगा, हमने ये भी एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ा हमने, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, है ना। जो ये बर्निंग मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। देखो, जब मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नीशियम बर्न होके फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, राख मिलेगी, है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो बर्न होके एक नई चीज में कन्वर्ट हो गई, है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, ये एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक है। When the magnesium ribbon is burned, new substance magnesium oxide is formed. So the burning of magnesium ribbon also involves a chemical change. Okay, क्या है ये, chemical change. We observe that हीट और लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस। हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है ना, और एक नई चीज यानी ऑक्साइड, राख भी बनी इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, वहां पे क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और फिर राख भी, ऑक्साइड मतलब वही राख, हीट और लाइट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हुई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीशियम, अब जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हवा में होती है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जल नहीं सकती है ना, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन हवा से वो मतलब जो मैग्नीशियम है उसको हमने जब जलाया तो वो हवा से कॉन्टेक्ट में आई, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट हुआ तो मैग्नीशियम बर्न होना स्टार्ट हुआ, और जब वो बर्न होना स्टार्ट हुआ
तो हमें हीट मिला, लाइट मिली और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी एक व्हाइट पाउडर यानी कि जो राख है वो मिली। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। ये हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, आई थिंक ये आएगा ही, कि आपको रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि बताओ ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो फॉर्म हुई नई चीज ऑक्साइड, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो आपको कैसे लिखना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलेगा फिर, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो व्हाइट पाउडर राख, हीट और लाइट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड नेक्स्ट आगे क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जब कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी जब वो जलना शुरू होती है तो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसको ही हम बोलते हैं कंबस्टन। ठीक है, और जो ऐसी चीजें होती है, सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी ज्वलनशील वस्तुएं हिंदी में बोलते हैं। कंबस्टिबल यानी जो जल जाए, है ना, जो जलने योग्य है उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं। कंबस्टन यानी जलना। ठीक है, जब हम कोई भी सब्सटेंस को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंबस्टन, और जो जो चीजें जलती है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। तो जैसे कौन कौन से हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, है ना, ये सारी चीजें क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल और कंबस्टिबल, यानी कि ये पता करना है आपको कि ऑक्सीजन कंबस्टन के लिए इसेंशियल है, जरूरी है क्या, बिना ऑक्सीजन के कंबस्टन नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं जलेगी बिना ऑक्सीजन के, नहीं जलेगी। देखो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, ये आप खुद कर सकते हो। सो नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो कैंडल लेने हैं अलग अलग पैट्री डिश में, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो। ठीक है, अलग अलग पैट्री डिश में आपको दो कैंडल लेने हैं, दोनों को बर्न करना है, और दोनों को बर्न कर दिया, दोनों कैंडल जल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, एक एक कैंडल को ऐसे ग्लास से कवर कर देना है। ठीक है, और जब आप एक कैंडल को ग्लास से कवर करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो कैंडल है वो कुछ ही सेकेंड्स में बुझ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे यही लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट was not covered continues to burn। yes, जिसको हमने नहीं कवर किया ना ग्लास से वो कंटिन्यू जलता रहेगा, लेकिन जिसको कवर कर दिया है वो क्या होगा, स्टॉप बर्निंग, यानी वो बुझ जाएगा, है ना। सो ऐसा क्यों हो रहा है, since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous supply of the air। अब क्योंकि हमने उसको ग्लास से ढक दिया है ना एक कैंडल को, तो उसमें एयर सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी जो एयर से कांटेक्ट हो रहा था कैंडल का, जो कैंडल जल रही है तो उसकी वैक्स जो है वो एयर से कांटेक्ट करके ही जल रही थी, लेकिन जब हमने ग्लास टम्बलर से यानी ग्लास से उसको ढक दिया तो क्या हो गया, उसका कांटेक्ट खत्म हो गया और जो फ्लेम है वो बुझ गई, है ना। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबस्टन इज ऑक्सीजन, यानी कि जो कंबस्टन में हेल्प हो रही थी, यानी मोमबत्ती जलने में जो सी गैस हेल्प कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है ना। दिस कैन बी confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle। और ये आप कंफर्म कर सकते हो, यानी कि जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढक दिया है ना, तो वहां से आप ये पता कर सकते हो कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसकी भी प्रेजेंस है। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, देखो यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, यानी कि जब आप कैंडल जलाओगे ना तो उसी टाइम आपको क्या रखना है, पेट्री डिश में, प्लेट में लाइम वाटर रख देना है, थोड़ा सा डाल देना है। ठीक है, जब कैंडल जलना शुरू होगी ना तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी और वो जो लाइम वाटर है वो रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप उसको कवर कर दोगे गिलास से कैंडल को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे हमें पता पड़ जाता है ना, कि जो हमारा जो वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और या फिर आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया ना कि कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, साइंस एंड सोसाइटी। इफ अ पर्सन्स क्लोथ कैच फायर, यानी किसी आदमी के कपड़े में अगर आग लग गई तो उसको बुझाने का बेस्ट वे क्या होगा? आपको क्या करना है, रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन, यानी कि उस आदमी के चारों तरफ कोई मोटा कॉटन का कपड़ा या ब्लैंकेट उसको लपेट देना है। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब क्योंकि आपने उसको कवर कर दिया तो हवा नहीं मिलेगी, है ना, सप्लाई एयर का जो है वो बंद हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो वो जो आग उस आदमी के कपड़ों में लगी है वो बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्लैंकेट है वो सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर जो क्लॉथ है वो शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट ऑफ फायर, यानी जो सिंथेटिक होता है वो यूज नहीं करना है क्योंकि वो बॉडी में ना चिपक जाएगा। फिर आपको मोटा ब्लैंकेट लेना है या फिर जो कॉटन का कपड़ा होता है वैसा कुछ लेना है। ठीक है, अब है फैसिनेटिंग फैक्ट, इसमें क्या है चलिए पढ़ते हैं। नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट अ गार्डन इन अ गार्डन और फील्ड इन लेट इवनिंग्स। यस, जब रात में कभी आप बाहर घूमने गए हो तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, गार्डन में ऐसा लगता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जुगनू लाइट, वो जलती है फिर बंद हो जाती है, जलती है बंद हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में जुगनू बोलते हैं, है ना, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। जो इनकी लाइट प्रोड्यूस होती है ना वो केमिकल चेंज के थ्रू प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट। अब ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यानी जब हम जलाते हैं किसी चीज को तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, बट ये फायरफ्लाइज के केस में यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ओनली लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो इस तरह से जब विदाउट हीट लाइट प्रोड्यूस होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाए। अब देखो आगे क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबस्टन, कि जो कंबस्टर है यानी कि जलना है उसके लिए क्या एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। We learned about that combustible substance and oxygen are necessary for combustion. हमने ये अभी देखा कि combustible substance और ऑक्सीजन जरूरी है तभी तो वो जलेगा। अगर कोई ऐसी चीज लो जैसे पत्थर तो वो तो जल नहीं सकता, है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन दोनों जरूरी है कंबस्टन के लिए, जलने के लिए, है ना। We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catches fire. Yes, पेपर को आप रख दो हवा में ऐसे ही खुले में तो क्या पेपर जलना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। What else is needed to start combustion? यानी जलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? जलने के लिए, किसी भी पेपर को जलने के लिए क्या चाहिए? फायर चाहिए, वहां पे आग होनी चाहिए, हीट होना चाहिए, है ना। तो चलिए पता करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी इस तरह से एक हाथ में आपको पेपर पकड़ लेना है। ठीक है, ब्रिंग अ लाइट एंड मैच स्टिक टू इट, और फिर इसमें मैच स्टिक से आपको पेपर में आग जला देनी है। ठीक है, सो इट क्विकली कैचेस फायर, जैसे ही आप उसमें मैचेस की तिल्ली लगाओगे पेपर जलना शुरू हो जाएगा, है ना। वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग, हमें क्या चाहिए, आग चाहिए उस पेपर को जलाने के लिए। एंड टेक अनदर पीस ऑफ पेपर, अब दूसरा पीस ऑफ पेपर लेना है। यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास फोकस द सन रेज टू मेक अ स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर, और फिर इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और फिर जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे सन की जो लाइट है वो पड़ रही है इस एरिया में, और इस एरिया के थ्रू इस पेपर पे यहाँ पे एक स्पॉट ये देख रहे हो ना, इस तरह से आपको रखना है। तो वहां पे क्या होगा, थोड़ी ही देर में वो पेपर वहां पे गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी और फिर वो जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में क्या है, वी ऑब्जर्व दैट पेपर स्टार्ट्स एमिट स्मोक, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें आग लग जाएगी। वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर, हमने क्या देखा कि किसी सब्सटेंस में आग लग सकती है विदाउट फायर भी, है ना, यानी बिना आग के भी वो जल सकता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज, तो हम इस चेंज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट, यानी कि हमने सन रेज को पेपर पे फोकस किया ना, सन रेज इसके थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू फोकस किया,
ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम, और टाइम के साथ जो पेपर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स सो हॉट, कुछ देर बाद जो पेपर है वो क्या हो गया, बहुत गर्म हो गया। दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग, और फिर उससे क्या हो गया, बर्निंग शुरू हो गई। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, और यही मिनिमम टेम्परेचर जहां पे वो जो सब्सटेंस है यानी जो हमारा पेपर है उसमें आग पकड़ ली उसने, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, जहां से वो आग को कैच कर ले, फायर को कैच कर ले, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, yes, जो हमने मैचस्टिक से आग लगाई थी तो उसका टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा ना इग्निशन टेम्परेचर से। इट काउट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इसीलिए वहां पे जल्दी जब हम मैचस्टिक से कागज को जलाएंगे तो वो एकदम से जलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर को जलाने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक टेम्परेचर जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं वहां तक पहुंचते ही वो पेपर जलना शुरू हो जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट फॉर द कंबस्टन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, ओके, वो कंबस्टिबल होना चाहिए, है ना, जलना चाहिए। वो आपको पत्थर लेके नहीं बैठना है, लकड़ी, कागज, इस तरह की चीजें लेनी है जो जल जाए, ठीक है। एंड देन सेकंड क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन एंड हीट दैट अलाउज अ फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और ऐसी हीट चाहिए जो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे उसको मतलब पहुंचा सके, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ेगा, इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी तो वो जलेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या सेम प्रोसेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट, लेट अस एक्सप्लोर। यानी जब आप कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे कैंडल जल रही है, ठीक है, वैक्स मेल्ट हो रहा है और एवोपरेट हो रहा है ना। ये जो मोम है कैंडल में जो वैक्स है वो पिघल रही है ना, एवोपरेट हो रही है। वैक्स मेल्ट फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप्स, है ना, वैक्स मेल्ट हो रही है और अलग अलग शेप में यहाँ पे देखो ये इकट्ठी हो जाती है ना, आपने ये देखा भी होगा। तो ये क्या कहते हैं बच्ची, कहती है आई थिंक द वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कहती है कि मुझे लग रहा है कि वैक्स जो कैंडल है उसमें वैक्स जो है वो बर्न हो रही है, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि जो विक है इसमें यानी जो धागा है वो जल रहा है। जब आप कभी ट्राई करना, जब आप धागे को जलाओगे ना वो जल्दी से जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कैंडल के साथ जो विक होती है उसको जलाओगे तो वो बहुत टाइम तक जलता रहता है, ठीक है। सो क्या होता है इसमें, देखो द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, इट कैरिड अप द विक एंड एवोपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। जो वैक्स होती है ना, सॉरी वैक्स बोल दिया मैंने, जो कैंडल को हम जब जलाते हैं तो जो मेल्ट होती है, वैक्स जो मेल्ट होती है वो विक के साथ रहती है ना। और जो वैक्स होती है वो एवापोरेट होके हीट में कन्वर्ट होती है और फ्लेम में मतलब वो जलना शुरू हो जाती है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न, यानी कि जो कैंडल है उसकी वैक्स जो है वो वेपर होता है जब, यानी वो भाप में पिघल के भाप में कन्वर्ट होता है तो वो फ्लेम के साथ मतलब जलना शुरू करता है और एक प्रोड्यूस करता है फ्लेम, है ना, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड एवापोरेशन आर फिजिकल चेंज। अब इस प्रोसेस में हमने देखा कि जो वैक्स है वो मेल्ट होके अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वैक्स तो वैक्स है, अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो रहा है तो फिजिकल चेंज भी हुआ। लेकिन सेम प्रोसेस में जो वैक्स का वेपर है वो बर्न हो रहा है ना बर्न हो रहा है और एक नई चीज यानी फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहा है ना, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है कैंडल में, तो वो क्या है, एक नई चीज है। वैक्स से फ्लेम कन्वर्ट हुई है ना ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो एक नई चीज कन्वर्ट हुई, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि बर्निंग ऑफ कैंडल यानी कैंडल को जब हम जलाते हैं तो वहां पे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हमें दिखाई देता है, ओके। एंड नाउ नोआ साइंटिस्ट, चलिए देखते हैं इसमें
क्या है? द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे। यस, इनके लिए भी एक क्यूरियोसिटी था। हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस, इन्होंने साइंस के एरियाज में अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 19th सेंचुरी में फैराडे डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल, यानी इन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसमें क्या बताया था इन्होंने, किसके बारे में लेक्चर था? केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल। ओके, फैराडे बिलीव्ड दैट द कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी, यानी इन्होंने क्या बताया? कैंडल को क्या है? एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक स्टडी के लिए। Through it, he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. यानी इसी प्रोसेस में उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में जाना, ठीक है, डिस्कस किया, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस, है ना, जैसे कैंडल जलता है तो मेल्टिंग होता है, वेपराइजेशन होता है, कंबस्टन होता है, तो अलग अलग चीजों के बारे में इन्होंने बताया। ओके, चलिए अब आज आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर चेंजेस परमानेंट, कि क्या ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास ये परमानेंट होते हैं? वंस समथिंग हैज अंडरगॉन अ चेंज कैन वी गेट इट बैक इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो चेंज हो गई है तो क्या हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं? अब देखो यहाँ पे नीचे एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको बताना है कि क्या जो चीजें चेंज हो गई है वो वापस अपनी रियल फॉर्म में आ सकती है। देखो जैसे फर्स्ट है मेल्टिंग आइस क्यूब्स, जो आइस क्यूब्स है वो मेल्ट हो गया तो उसको दोबारा से आइस बना सकते हैं। यस। चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो क्या उसको दोबारा से हम, जैसे आपने लौकी कट कर दी तो क्या दोबारा उसी शेप में आ जाएगी? नो, है ना। बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉयल होके वेपर बन रहा है तो वेपर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, उसके ऊपर आप ढक्कन रख दोगे ना तो वाटर वेपर छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ये भी चेंज नहीं हो सकता, है ना। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकती हैं और कुछ जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विथ विच we started shows that the changes we brought can be reversed, है ना। कुछ चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आइस का मेल्ट होना, है ना, उसको फ्रोजन इनटू आइस, जो मेल्ट हो गया तो आइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई है कि जो जैसे वेजिटेबल है तो उसको हम ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ऑल ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या सारी चेंजेस जो है वो डिजायरेबल होती हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलिए इसको जानते हैं क्या है इसमें। मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। यस, बहुत सारी चेंजेस होती हैं, यूजफुल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल changing of milk into curd, ripening of fruit, cutting of fruits and cooking of fruits, all these are desirable changes. हमको ये changes चाहिए, है ना। कर्ड चाहिए, मैंगो चाहिए पका हुआ, है ना, बनाना चाहिए पका हुआ, फ्रूट्स को कट करते हैं हम, सब्जियों को कुक करते हैं, तो ये चेंजेस तो हो रही है बट ये हमको चाहिए, है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंजेस। कैन यू थिंक सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके आसपास ऐसे और कौन से डिजायरेबल चेंजेस हैं जो आपको चाहिए, है ना। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस मे बी अनडिजायरेबल। यस, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि आयरन में रस्टिंग, लोहे में जंग लग जाना, या जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। A change that is undesirable in some situation may be desirable in other situation. For example, decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost. यानी कि जो खाना खराब होता है तो वो खाना खराब होना क्या है? अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते ना कि खाना खराब हो, बट उसको हम डिजायरेबल भी बना सकते हैं, यानी खाना खराब हो गया तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंपोस्ट में, है ना। क्या हो जाएगा? वो यूजफुल हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, है ना, तो खाद के तौर पे काम करेगा प्लांट्स के लिए। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कुछ चेंजेस जो होते हैं ना वो उसमें सालों लग जाते हैं, है ना, बहुत टाइम लगता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, जैसे कि इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स।
ये जो कंजप्शन है फ्यूल्स का, इसमें कार्स में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का यूज करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर releases many substances through evaporation causing atmospheric pollution। यानी जो पेंट जब आप करते हैं घरों में, आपने देखा होगा जब पेंट होता है तो कैसे स्मेल आती है ना, जब वो सूखता है तो फर्नीचर्स को पेंट करते हैं, डोर्स को पेंट करते हैं तो कैसे स्मेल आती है। तो ये जो अलग अलग तरह की स्मेल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है फ्यूल का यूज़ करने के बाद, तो इसको ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम स्लो नेचुरल चेंजेस, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस जो नेचुरल होती हैं और बहुत स्लो होती हैं। एंड फर्स्ट टॉपिक इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या आपने देखा है हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल और स्टोन्स लेइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि ये देखो नीचे इमेज में भी आपको दिखाया हुआ है, ये माउंटेन के आगे ये जो ढेर है छोटे छोटे पत्थरों का, मिट्टी का, है ना, रेत का, ये जो ढेर है, क्या आपने कभी इसको नोटिस किया है? इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। हाउ हैव दिस फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंज दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। ये बनते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं, तब ये सेडिमेंट्स बनते हैं। Temperature changes due to climate condition, growing roots of trees and even freezing of water within cracks in the rocks can cause them to break। अब आप सोच रहे होगे कि इतने बड़े पहाड़ जो हैं ये कैसे टूटते हैं। तो बेटा ये पहाड़ कैसे टूटते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में ठंड होती है ना। सो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे कोई छोटा मोटा पेड़ ग्रो हो गया तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ जाएगी, इन्हीं पहाड़ों में ही जाएगी, जिसकी वजह से ये ब्रोक होंगे, ठीक है। और या फिर जैसे मान लो किसी पहाड़ में कोई छोटा सा वो है, क्रैक है, तो वहां पे बारिश के दौरान पानी चली गई और फिर ठंडा हो गया मौसम, और फिर वहां पे जो वो है वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो रॉक हैं ये टूटते हैं, ठीक है। वाटर, केमिकल प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि जो वाटर, और जो वाटर में केमिकल प्रेजेंट होता है, कैन ऑल्सो रिएक्ट विद रॉक, वो भी रॉक से रिएक्ट करता है, पत्थरों से रिएक्ट करता है, ठीक है। कॉज केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। यानी पत्थरों के साथ जब ये वाटर, केमिकल जो इसमें होता है, ऑक्सीजन वगैरह या जो दूसरी चीजें वहां पे आसपास एनवायरनमेंट में होती है, जब वो रिएक्ट करते हैं, है ना। सो देखो, ये इन्हीं केमिकल चेंजेस की वजह से ये ब्रेक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच ए केमिकल चेंज इज शोन फिगर 5.10 बी, यानी ये देखो, ये जो नीचे है ना, ये वाला एरिया, ये आपको रेड रेड दिख रहा है, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बेसाल्ट, ये जो ब्लैक कलर का पत्थर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं, ठीक है। विच कंटेन्स आयरन, और इस पत्थर में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। सो इसमें आयरन होता है, और द रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, ये लाइन छूट गई हमारे। वेज कंटेंस आयरन हैज केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस रेड कलर्ड लेयर, यानी कि अब इसमें आयरन है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस पत्थर में आयरन है, अब यहाँ पे पानी भी खुले में है तो पानी से कांटेक्ट भी होगा, हवा से भी कांटेक्ट होगा, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जैसे जंग हमने देखा था लोहे में लगता है ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे रिएक्शन होगा, है ना, ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। So when the rock surface was exposed for long time to water air containing water vapor, तो जब बहुत लंबे टाइम तक ये ऐसे ही खुले में रहता है, वाटर और एयर से कांटेक्ट होता रहता है ना, तो क्या होता है, these physical और chemical changes in rocks are collectively called weathering। तो ये जो बहुत लंबे टाइम तक चेंज होता रहता है फिजिकली, केमिकली रॉक्स में, तो इसको ही हम बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। यानी नेचुरली वे में ये चीजें चेंज हो रही हैं, है ना।
विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और ये जो वेदरिंग हो रही है इसी की वजह से ये सॉइल बन रहा है। ये जो नीचे है ना, ये जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे मिट्टी, रेत, छोटे छोटे पत्थर, तो इसी की वजह से ये वेदरिंग जो प्रोसेस हो रहा है इसी की वजह से यहाँ पे ये सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वेदरिंग क्या होता है। बहुत लंबे टाइम तक ये जो रॉक्स हैं जब ये नेचर के जैसे एयर या फिर वाटर इनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं ना, तो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है पत्थरों में, तो इसको ही हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल चेंज, वो फिजिकल चेंज क्या होता है, पत्थर टूटते हैं, छोटे छोटे पीसेस में आ जाते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, ये जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि इस पत्थर में क्या है, आयरन है, और खुले में इसमें रहने पर काफी लंबे टाइम तक खुले में रहता है तो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एरोजन। इरोजन क्या होता है, हैव यू नोटिस्ड फाइंड सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स, यानी कि नदी के किनारे या फिर लेक्स के किनारे वहां पे आपने देखा है कि जो रेत है वो जमा हो गई है। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स सॉइल सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अब ये जो नदी के किनारे ये पत्थर और ये जो रेत है ये इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये नेचुरल फोर्सेस के थ्रू होते हैं। जैसे बहुत तेज आंधी आई तो ये मिट्टी उड़ के जाएगी, है ना, और फिर इकट्ठी हो जाएगी। एंड देन बहुत तेज मान लो बाढ़ आ गया तो जो वहां पे पहाड़ों के आसपास वाला जो सेडिमेंट्स है वो बह के आ जाएगा, है ना, और फिर ये पानी का जब फोर्स कम होगा तो ये कहीं कहीं इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन, यानी कि जब बहुत तेज आंधी चलती है या फिर बहुत तेज जो बारिश होती है तो मिट्टी की जो ऊपर की परत है ना, मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो बह जाती है ना, तो वो ऊपर की परत का बहना ही इसको हम बोलते हैं इरोजन। ओके, इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इरोजन क्या है, एक फिजिकल चेंज है ना। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन appear smoother due to the contact constant erosion caused by the flowing water। yes, जो रिवर के जो वहां पे रिवर के आसपास जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो स्मूथर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ कंटिन्यू टकराते रहते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब कि चिकनी हो जाती है। When the speed of the water और wind decreases, और जब पानी का स्पीड और जो हवा है, जो बहुत तेज मान लो हवा चल रही है तो उसका जब कम हो जाता है स्पीड, तो क्या होता है, सच एज इन एन ओशन और लेक द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन सेटल डाउन एट द बॉटम। यानी कि जो आंधी के दौरान या जो बारिश या मतलब कह लो बाढ़ के दौरान जो सारी चीजें आ रही होती है ना, जैसे पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह, तो वो सारी क्या हो जाती है, जब उनकी स्पीड कम हो जाती है ना आंधी और बारिश की, तो वो कहीं कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स। मतलब कि ये बहुत टाइम तक, जैसे कि मान लो बहुत सारा सेडिमेंट्स बह के आया बाढ़ के दौरान, वो पानी में चला गया, नदी में चला गया, ठीक है, स्पीड कम हुई वहीं रुक गया, आंधी की स्पीड कम हुई या बाढ़ का जो पानी का प्रेशर था वो कम हुआ तो वो नदी में ही रुक गया। ठीक है, वो सारा सेडिमेंट्स नदी में रुक गया, फिर काफी टाइम बाद वो पानी से टकराते रहेंगे, है ना, तो उनकी शेप जो है वो कैसे चिकनी होती जाएगी और फिर वो इकट्ठे होते 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 कैसे बन जाएंगे, दोबारा से पत्थर बन जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड कैन नॉट बी रिवर्स। तो जो इस तरह के चेंजेस है ना, यानी सेडिमेंट्स का दोबारा से पत्थर बनना, तो इसमें हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, और जिसको हम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आई थिंक वन शॉट की रखनी चाहिए। अगर इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो वन शॉट की वीडियो जरूर देखना। वहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरा चैप्टर वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन वर्कशीट। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कोई डाउट है तो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।